दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेवकूफ़ धोबी। यह एक बेड टाइम स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या लेटेस्ट कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। रूपापुर गांव में मगलू नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वह काफ़ी सीधा साधा था और इसी का लोग फ़ायदा उठाकर अक्सर उसे बेवकूफ़ बनाते रहते थे। उसके पास 3 गधे थे जिनका नाम उसने बीरू, धन्नो और टन्नू रखा था। टन्नू बड़ा ही शरारती गधा था। वह अक्सर मंगलू धोबी को परेशान किया करता था। राम दिन, काहे मंगलू भैया, इतनी ठंड में सवेरे सवेरे बेचारे इन मासूमों को लेकर कहाँ चल दिए? मंगलू, अरे क्या कहे राम दिन भाई, मैं कहाँ जाऊँगा? आज तक तो रूपापुर से बाहर गया ही नहीं हूँ। वही मियाँ के दौड़ मस्जिद तक, नदी किनारे जा रहा हूँ। आज बहुत कपड़े हैं धोने के लिए। रामदीन, वो तो सब ठीक है मंगलू भाई, लेकिन ये बताओ, आपने तो 4-4 कपड़े और स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन इन बेचारे गधों का क्या दोष? इन्हें तुम इतना सवेरे ठंड में नदी किनारे क्यों ले जा रहे हो भाई? मंगलू, ये अगर नहीं जाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा? उतना कपड़ा मैं कैसे धोकर लाऊंगा? परंतु हाँ, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल ही शीला से बोलूँगा इन सभी के लिए स्वेटर बुन दे ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सकें। टन्नू, अरे मालिक, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम गधों को ठंड नहीं लगती, आपको गधा बना रहा है मालिक। वीरू, अरे टन्नू, तू भी क्या गधे जैसी बात कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर रहा है। बोला कि गधा नहीं, मालिक को उल्लू बना रहा है। टन्नू, सही जा रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक गधा दूसरे गधे को गधा बना रहा है। अरे वीरू, तुम भी तो अपने आप को गधा साबित करने पर तुले हुए हो। गधे जैसी बात करने की जगह उल्लू जैसी बात कर रहे हो। इस तरह तीनों गधे वीरू, धन्नो और टन्नू आपस में बात करते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। मंगलू उनके पीठ पर से कपड़े उतार कर एक एक कर धोने से लगता है। साधु, बहुत देर तक देखता हूँ कि मंगलू तन मन से इतनी ठंड में मेहनत कर रहा है। उसका काम और लगन देख साधु प्रसन्न हो जाता है। साधु, इतनी सुबह सुबह जब लोग इस ठंड में घर में कंबलों में दुबके पड़े हैं, तुम यहाँ नदी किनारे पानी में कपड़े धो रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? मंगलू, लगती है ना महाराज, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, इतने कपड़े हैं कि धोते धोते 12 बज जाएंगे, इसीलिए सुबह ही कपड़े धोने निकल लिए। साधु, तुम्हारी अपने गांव के प्रति मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूँगा। मंगलू, महाराज, मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं आपसे वर मांग लिया तो मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी, इसलिए मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। साधु, ठीक है, तुम्हारा ये वरदान मुझ पर उधार रहा। तुम जब चाहो मुझे याद करके मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु मंगलू धोबी अपने काम में लग गया। सारे कपड़े धोने के बाद मंगलू अपने तीनों गधों की पीठ पर कपड़ा लाद कर अपने घर पहुँच जाता है। मंगलू, शीला, अरे कहाँ गई हो? मैं सारा कपड़ा धोकर ले आया हूँ, इस मैदान में फैला कर सुखा दो। शीला, हाँ हाँ आई। दिन रात गधे जैसा खटकते रहती हूँ, फिर भी मन लायक खाना तक नसीब नहीं होता। ऊपर से तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ पति भगवान दे दिया। धन्नो, देखा बीरू, मालिकिन हम लोगों की बड़ाई कर रही हैं, बोल रही कि गधा जैसे खटती है, यानी हम लोग बहुत काम करते हैं। टन्नू, हाँ, कभी कभी भुलाए हुए गधे जैसा मार भी पड़ता है। मंगलू, गधे जैसा खटकने से याद आया, रामदीन भाई कह रहे थे कि इन तीनों को ठंड में स्वेटर बनवा देने के लिए। बेचारे कितने खटते हैं, मैं उनसे लाया हूँ, तुम इनके लिए स्वेटर बुन दो। शीला, हे भगवान, मैं आपका क्या बिगाड़ा था जो इतना बेवकूफ़ पति मुझे ही दे दिया। आज तक किसी गधे को तुमने स्वेटर पहने देखा है? मंगलू, अरे मुझे तो ये ध्यान ही नहीं आया। दुकानदार मुझे बोल ही रहा था कि ऊन तोले जा रहे हैं इन गधों के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूँगा, सोच समझ कर लो। टन्नू, मैं तो उसी समय मालिक से बोल रहा था, मालकिन की रामदीन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मालिक हम गधों की भाषा समझ नहीं पाते, ऊपर से ढेचू ढेचू करने पर मुझे 2 डंडे भी मार दिए। वीरू, अबे टन्नू, ज़्यादा मत बोल, हम गधों की भाषा मालकिन भी नहीं समझती। ज़्यादा ढेचू ढेचू मत कर, नहीं तो मालकिन अभी सनकी हुई है, सारी कसर तुम्हीं पर उतार देंगी। धन्नो, अरे इस पर गुस्सा उतारते तो ठीक है, लेकिन इसके चलते हम बेवकूफ़ भी मारे जाएंगे। शीला, सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और दुकानदार से ऊन वापस करके पैसे लेकर आओ। अगर तुम आज पैसे लेकर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं।
मंगलू धोबी उल्टे पैर वापस बाजार जाता है। मंगलू भैया ये ऊन वापस कर दो और मुझे मेरे पैसे लौटा दो, गधों को ठंड थोड़ी लगती है। दुकानदार, देखो भैया, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सोच समझ के लो, ऊन वापस नहीं होगा, लेकिन तुमने माना नहीं और बोले कि हमें ऊन दे दो, इसीलिए अब मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा। मंगलू धोबी ऊन लेकर वापस घर पहुंचा। उसके हाथ में ऊन देखकर शीला गुस्साए 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शीला, तुम्हारी बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं। अरे मुखिया, अरे क्या हुआ शीला, क्यों बेचारे मंगलू को भला बुरा कह रही हो? शीला, ये इतनी बुद्धू है कि कोई भी इसे बेवकूफ़ बना देता है। रामदीन भैया के कहने पर गधों के लिए इतना सारा ऊन ले आए और स्वेटर बुनने को बोल रहे हैं। मुखिया, वैसे 4 गधों के लिए ऊन थोड़ा कम है। शीला, पर हमारे पास तो 3 ही गधे हैं। मुखिया, अच्छा, गांव के सभी लोग इनको गधा बनाते हैं और तू अभी भी इसे आदमी की ही मान रही है। ठीक है, चलता हूँ। वैसे इस गधे से तीनों गधे ज़्यादा स्मार्ट हैं। गांव के लोग मंगलू धोबी की बेवकूफ़ पर हंसते हुए चले जाते हैं। शीला को बहुत बुरा लगता है और उस रात शीला मंगलू को खाना भी नहीं देती। दूसरे दिन सुबह उठते ही मंगलू धोबी फिर से गधों को लेकर नदी के घाट के लिए निकल जाता है। रामदीन, क्यों भाई, गधों को स्वेटर नहीं पहनाया है क्या? मंगलू, क्यों सवेरे सवेरे मजाक उड़ा रहे हो भैया? वैसे ही कल तुमने ऊन नहीं लौटाया, इस कारण मुझे रात में खाना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा मन खराब है, इन गधों के चलते मैं हमेशा सबसे सुनता रहता हूँ। बीरू, देख रहे हो ना टन्नू भैया, मालिक अपना दोस्त हम गधों पर लाद रहे हैं। टन्नू, क्या करोगे बीरू भैया, हम गधों की किस्मत ही खराब है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। रामदीन, देख लो मंगलू भाई, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो कर लो, नहीं तो इन गधों के जैसे ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। मंगलू, हाँ हाँ भाई बताओ, वैसे भी इन गधों जैसी ज़िंदगी से तंग आ गए हैं। दिन भर काम करो, शाम को जाकर बीवी से डांट सुनो, बस यही ज़िंदगी रह गई है। रामदीन, सुनो, इन गधों को बेचकर एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन ले आओ, उसमें तुम्हें कपड़े को धोने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, न ही सुखाने में, बल्कि वो टाइम मिलेगा जिसमें तुम दूसरे काम भी कर सकते हो। कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे? होशियार बनो, होशियार, समझे? मंगलू, बात तो पते की कह रहे हो भैया, मैं आज ही गधों को बेचकर शहर से वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ। वैसे भी काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ। टन्नू भैया, कह दो इनसे हमें बेचने की कोशिश ना करें, मैं दुलत्ती उलत्ती मार दूंगा तो फिर ना कहना। वीरू, अरे गुस्सा नहीं करते टन्नू भाई, अब मालिक जो चाहे वो कर सकता है, हो सकता है हम लोगों को इससे भी अच्छा मालिक मिले। अब ये तो उनकी मर्जी है, हम लोग तो गुलाम हैं, यहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। टन्नू, बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीरू भैया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे मालिक बेवकूफ़ हैं, जल्दी दूसरों की बातें में आ जाते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते। अगर वॉशिंग मशीन लेंगे तो गांव में बिजली तो नहीं है, फिर उसे चलाएंगे कैसे? मंगलू धोबी बिना सोचे समझे दुकानदार की बातों में आ गया। अब हम भी मॉडर्न धोबी बन जाएंगे और कम समय में बिना ज़्यादा मेहनत के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। यही सोचकर मंगलू धोबी अपने गधों को एक धोबी को बेचकर उन पैसों से शहर से बड़ा सा वॉशिंग मशीन लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उस बड़े से वॉशिंग मशीन को देखने के लिए पूरा गांव मंगलू धोबी के घर पर उमड़ पड़ता है। मंगलू धोबी अपने बेटे बबलू को पैसे देकर हलवाई की दुकान से लड्डू मंगवाता और सारे गांव को बंटवाता है। मुखिया, अरे वाह मंगलू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, हमारे गांव में पहली वॉशिंग मशीन है जिसे तुम खुद खरीद कर लाए हो। हम लोग भी शान से कहेंगे कि हमारा धोबी हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर सुखा कर देता है। आदमी मंगलू धोबी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अगल बगल 200 गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, ये हमारे गांव की उपलब्धि है। तो हम सब मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि मंगलू धोबी को 1 साल गिफ्ट करें और उसे सम्मानित किया जाए। मुखिया जी दुकानदार से 1 साल मंगवाकर मंगलू धोबी को सम्मानित भी करते हैं। मंगलू धोबी सहित उसके परिवार का सीना चौड़ा हो गया था। आज पूरा गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। मंगलू धोबी एक लंबा चौड़ा भाषण दे डालता है। मंगलू, आदरणीय मुखिया जी, गांव के सम्मानित लोग और हमारे गांव के साथियों, जैसा कि आप लोग जानते कि जीवन भर मुझे बेवकूफ़ धोबी के नाम से जाना गया है, लेकिन आज वही लोग मुखिया जी सहित हमारी सोच को सलाम करते हुए हमारी जय जयकार कर रहे हैं। अंत में मैं गाँववासियों से यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहने से हमारे जैसे बुद्धू बेवकूफ़ आदमी भी अपनी सोच के बदौलत गाँव की शान बन सकते हैं। आप लोग भी गाँव को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जैसी सोच पर अमल कर गाँव को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। जय रूपापुर गाँव की जनता। मुखिया, वाह, हमें आज तक नहीं मालूम था कि अपना बेवकूफ़ समझे जाने वाला मंगलू धोबी इतनी सरलता से सटीक भाषण दे सकता है।
गांव के युवाओं को मंगलू धोबी के इंस्पीरियंस होने की ज़रूरत है भाई। एक बार फिर से मंगलू धोबी को गांव के लिए उपलब्धि पर तहे दिल से शुक्रिया। आदमी, भाइयों एवं बहनों, अब मुखिया जी वॉशिंग मशीन का स्विच दबाकर उद्घाटन करेंगे। कृपया आप लोग जोरदार तालियों से मंगलू धोबी की इस उपलब्धि का स्वागत करें। मुखिया, लाओ भाई, एक नारियल पहले फोड़ दूं, उसके बाद स्विच ऑन कर वॉशिंग मशीन चलाएंगे। आदमी, 1 मिनट रुक जाइए मुखिया जी, हम सब वॉशिंग मशीन गांव में आने की खुशी में भूल गए कि हमारे गांव में बिजली अभी तक आई ही नहीं है, तो फिर वॉशिंग मशीन चलेगी कैसे। अभी तक जो मुखिया और जी और गांव वाले मंगलू धोबी को जो सराखों पर उठाए थे, अब उसे महान बेवकूफ़ बुद्धू न जाने क्या क्या उपलब्धि देकर उसे भरा बोला कहने लगे। शीला खटिया पर बैठी सर को पकड़े अपनी पति की बेवकूफ़ी पर खुद को कोस रही थी। रामदीन भाई, गधा जब घोड़ा बनने की कोशिश करता है तब ऐसे ही सब लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, समझे मंगलू भाई। एक सुझाव और मान लो, गांव में बिजली ला दो। मंगलू, क्या हुआ शीला, तुम सर पकड़ कर क्यों बैठी हो। आदमी, जिस घर में 4-4 गधे हैं उस घर की मालकिन की स्थिति समझी जा सकती है। रामदीन, 4 नहीं 5 गधे हैं, क्योंकि गधे की बीवी भी गधी होती है। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। गांव वालों के ताने से बचने के लिए मंगलू पूरे परिवार के साथ नदी किनारे जाकर उदास बैठा रहता है। तभी वहाँ पर वही साधु आता है जिसने कहा था कि तुम्हारा एक वरदान मेरे पास बाकी है। साधु, क्या बात है, इस तरह एकांत में सपरिवार उदास बैठने का कारण जान सकता हूँ क्या। मंगलू, महात्मा साधु जी, कृपया हमें वर दें कि किसी तरह से मेरा वॉशिंग मशीन चलने लगे। साधु, ये लो बच्चा त्रिशूल, इसे मशीन में लगा देना। ये सूर्य, तारों और ग्रहों से एनर्जी लेकर वॉशिंग मशीन चलाएगा। जा बच्चा, कल्याण हो जाएगा। साधु मंगलू धोबी की इच्छा के अनुसार वर दे चला जाता है। गांव लौटकर मंगलू वॉशिंग मशीन में त्रिशूल फिट कर देता है और स्विच ऑन करता है। वॉशिंग मशीन चलने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आदमी, भाई मंगलू, मुझे माफ़ कर दो, तुमने वॉशिंग मशीन चलाकर सचमुच साबित कर दिया कि गधे तो हम मजाक उड़ाने वाले रह गए, तुम तो घोड़ापन हम में से कहीं आगे निकल गए भैया। मंगलू, हम आज सचमुच शर्मिंदा है, तुम हम लोगों से कहीं अधिक होशियार हो। रामदीन, आज मंगलू और उसके परिवार ने साबित कर दिया कि हमारे गांव के रत्न हैं। मैं तो यूं ही नेता हूं, गांव के आलसी नेतृत्व करने वाला नेता हमारा मंगलू है। मंगलू धोबी का अब गांव में राब हो जाता है। वह जहाँ जाता है सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत होता है। अलग बगल के गांव में उसकी स्पीच सुनने के लिए हज़ारों की भीड़ लग जाती है। अब गांव के साथ साथ नज़दीक के कई रईस परिवार उसके ग्राहक हो जाते हैं और मशीन से धुले कपड़े पहनने में शान महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे मंगलू धोबी अमीर हो जाता है। दूसरे गांव के साथी चोर खिरजू और बिरजू एक दिन मंगलू की वॉशिंग मशीन चोरी कर लेते हैं। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव की शान वॉशिंग मशीन की चोरी हो गई थी। कुछ महीनों में फिर से मंगलू के परिवार की स्थिति पहले जैसी हो जाती है। बिरजू, आखिर हमने मशीन तो चोरी कर ली, पर ये चलेगी किससे, साला हम लोग 3 महीने से इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खिरजू, लगता है त्रिशूल को घुमाना पड़ेगा, रुको आज मशीन हम चला कर रहेंगे। जैसे ही खिरजू त्रिशूल घुमाता है वॉशिंग मशीन का ढक्कन ओपन हो जाता है और खिरजू एवं बिरजू दोनों को अंदर खींच लेता है और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। खिरजू, अरे बाप रे, कोई बचाओ, अरे उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कोई तो रोको इस मशीन को, अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे। बिरजू, बचाओ हमें। खिरजू, तू मुझे दुलत्ती क्यों मार रहा है बे। खिरजू, अरे मैं क्यों मारूंगा, हमें तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब एक लग रहा है। बस करो मशीन देवता, मैं तुम्हें मंगलू धोबी के यहाँ खुद लेकर जाकर रख दूंगा। बिरजू, हाँ हाँ मशीन देवता, हम दोनों मंगलू धोबी से नाक रगड़ माफ़ी मांगेंगे, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। तभी वॉशिंग मशीन रुक जाती है। खिरजू और बिरजू इलाज कराने के बाद तुरंत मंगलू के घर वॉशिंग मशीन लेकर पहुंच जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। पुलिस दोनों को ले जाती है। गांव में फिर से बाहर आ जाती है। मंगलू धोबी की स्थिति फिर से अच्छी हो जाती है, लेकिन अन्य धोबियों की हालत ख़राब हो जाती है। मंगलू को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन फिर वह नदी किनारे से गुजर रहा था कि वही साधु उसे फिर मिलता है। साधु, कैसे हो बच्चा। मंगलू, आपकी कृपा से सब अच्छा है बाबा, लेकिन अगर हमारी तरह सबका अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। साधु, तुम कहना क्या चाहते हो। मंगलू, हमारे गांव में बिजली आ जाती तो अच्छा रहता। साधु, मैं जानता हूँ बच्चा, तुम्हारे जैसा सबके बारे में अच्छा सोचने वाले की ही संसार को ज़रूरत है। जाओ बच्चा, कल्याण हो। गांव पहुंचने पर उसी समय राजधानी से कुछ इंजीनियर मुखिया जी के पास आते हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को 1 सप्ताह के अंदर बिजली पहुंचाने का आदेश दिया है। 1 सप्ताह के अंदर पूरे गांव में बिजली के खंभे लग जाते हैं और मुख्यमंत्री खुद उस गांव
में आकर बिजली का उद्घाटन मंगलू धोबी की वॉशिंग मशीन को चलाकर करते हैं। अब बेवकूफ़ मंगलू धोबी पूरे गांव की शान बन जाता है और सभी गांव वालों के साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।